जो पिछली क्लास थी इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी पे हमने बात की थी, और आज हम जो बात करेंगे वो प्रोसेस ऑफ फूड डाइजेशन, मतलब आप कह सकते हैं द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पे बात करेंगे। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और बीइंग ए फिजिकल एजुकेशन टीचर उस दृष्टिकोण से भी अत्यंत उपयोगी टॉपिक है। सामान्यतः फिजिकल एजुकेशन के टीचर से बच्चों से ये पूछा जाता है भोजन के डाइट कैसी होनी चाहिए, कि क्या इफेक्ट होते हैं, तो ये जानना जरूरी है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिजियोलॉजी का मतलब अब हम यही बात करेंगे कि किस प्रकार से भोजन हम ग्रहण करते हैं, करने के पश्चात किस अंग में किस हार्मोन से वो किस तत्व पर क्रिया करता है और कैसे वो जो है पोषण के लायक बनता है, फिर हमारा शरीर उसका इस्तेमाल करता है। तो उस पे जाने से पहले हम एक स्लाइड देख भाई, ये माइक बंद कर दो। एक स्लाइड देखेंगे, जैसे बार बार बात आती है कि ये एल्कलीआइड है, ये एसिडिक है, ये अम्लीय है, ये क्षारीय है, ये बातें करते हैं। और हमारी बॉडी का जो एक पीएच लेवल है वो भी एक सर्टेन लेवल पे रहना चाहिए। ब्लड का है उसका पीएच लेवल रहता है। तो हम इस पे बात कर लेते हैं इस स्लाइड से कि ये पीएच लेवल है क्या और इसका प्रभाव कैसे पड़ता है। पीएच लेवल के वैल्यू के आधार पर हम उस कंपोनेंट, उस हार्मोन, उस सब्सटेंसेस का कि ये एसिडिक नेचर का है या एल्कलिक नेचर का है ये तय करते हैं। यदि पीएच वैल्यू 7 है तो उसको ये वाली जो वैल्यू है यानी कि इस तत्व की जो भी तत्व हो, जैसे यहाँ पे दिखाया प्योर वाटर, तो इसका मतलब ये न्यूट्रल है। इट इज नाइदर एसिडिक और नाइदर बेसिक मींस एल्कलाई। अब जैसे यदि वैल्यू कम होती जाती है तो इसका मतलब द एलिमेंट्स, द हार्मोन और द सबस्टांसेस, चाहे वो ब्लड हो या ईटिंग थिंग्स हो, वे क्या है, एसिडिक है। जैसे मिल्क है वो लिटिल एसिडिक होता है, और अगर कॉफी देखें तो और ज्यादा एसिडिक, चाय से भी ज्यादा एसिडिक कॉफी हो जाती है। कॉफी से भी ज्यादा एसिडिक वाइन, उससे भी ज्यादा ऑरेंज और लेमन जूस हो जाता है। और जो गैस्ट्रिक जूस है हमारा मास से जो बहुत सारे हार्मोन्स बने होते हैं जिसके अंदर पाए जाते हैं, वो बहुत ज्यादा एसिडिक है। ठीक इसी प्रकार देखें ब्लड, ब्लड थोड़ा अल्कलाई है, यानी कि हमारी बॉडी भी और ब्लड भी, इनकी पीएच वैल्यू 7+ होती है। सी वाटर देखें और थोड़ा अल्कलाई है, थोड़ा और बेसिक है। इसी तरह से चले जाए डिटर्जेंट, हाउस होल्ड अमोनिया, ब्लीच, ये चीजें क्या है, ज्यादा बेसिक हैं, ज्यादा अल्कलाइन है। तो हमें इस आधार पे अगर इस चार्ट पे भी देखें तो जैसे पाए कि खाने में, क्योंकि हम थोड़े से अल्कलाइन हैं, तो अगर खाने वाली वे चीजें हम खाएंगे, जैसे गर्मियों में आपने देखा वाटरमेलन, खीरा, और इसी तरह की वाटर कंटेंट वाली जितनी भी वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं वे हमेशा अच्छी होती हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितनी एसिडिक हैं वो हानिकारक होती हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम एसिडिक ना खाएं और प्योर एल्कलाई वालों पर स्विच करें। अत्यधिक जो एल्कलाइक चीजें हैं वे भी हानिकारक होंगी, क्योंकि बॉडी का जो वैल्यू है जैसे टेम्परेचर, इसी प्रकार से पीएच मान यानी पीएच वैल्यू 7.4 के आसपास रहनी चाहिए। तो अब हम कैसे डाइजेस्टिव प्रोसेस कैसे होता है भोजन का पाचन, उसको देखेंगे। इसकी चर्चा का यहाँ पे एक ही उद्देश्य था कि जो हार्मोन्स हैं उनके भी पीएच लेवल, पीएच वैल्यू अलग अलग होती हैं, और जो हार्मोन है वो भी कुछ हार्मोन अल्कलाइक कंडीशन में काम करते हैं और कुछ एसिडिक कंडीशंस में काम करते हैं। तो सबसे पहले पीछे वाली स्लाइड में हमने बात की थी कि सबसे पहले तो भोजन हम ग्रहण करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में या बाइट्स में, तो उस बाइट को भी मुंह में ग्रहण करने के बाद में दांत और जीभ की मदद से बहुत अच्छी तरह से तोड़ा जाता है, बारीक किया जाता है। और क्योंकि मुंह में भी सलाइवा जो भोजन को चिकना बनाएगी, घुलनशील बनाएगी, उसके साथ साथ में कुछ हार्मोन्स भी, कुछ एंजाइम भी जिनका काम भोजन पे काम करना होता है, वो भी सीक्रेट होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन को अच्छी तरह से चबाना चाहिए, क्योंकि जितनी देर मुंह में रहेगा तो जो मुंह में जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनके जो भी स्राव हैं, जो भी एंजाइम और हार्मोन है, उन्हें भी समय मिलेगा कि वो भोजन पे काम कर सके।
इसी का परिणाम होता है कि जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट वाले कंपोनेंट होते हैं उनका पाचन मुख गुहा में शुरू हो जाता है। जैसे आप भोजन चबा रहे होते हैं तो मुख गुहा में उसका पाचन कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट का, न कि प्रोटीन वालों का और फैट वालों का, शुरू हो जाता है। और ये पूरी प्रक्रिया जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा नियंत्रित रहती है, इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। जैसे ही खाएंगे अपने आप ही सलाइवा, लार आने लगती है और वो पाचन शुरू कर देती है। जो लार है, हमारी सलाइवा है, उसमें 99.49% हमेशा जल रहता है और शेष भाग में सलेस यानी म्यूकस जो सीक्रेट होता है, थोड़े बहुत आयन जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, एंजाइम भी पाए जाते हैं। तो एंजाइम कौन से होते हैं? जो म्यूकस है पहला, जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन से स्रावित होता है, जिसे म्यूसिन कहते हैं। इसका तो काम सिंपल सा है कि भोजन को लुगदी बनाना, और लुगदी कैसे बनेंगी? वो चबाएंगे जीव और ये उसको लसलसा और चिकना बनाएगा। वो इसलिए बनाया जाता है ताकि हम उसको निगल सके और ये ग्रसनी में पहुंचा जा सके। इसके साथ साथ सलाइवा में दो एंजाइम होते हैं। एक एंजाइम है जिसे कहते हैं टाइलिन या एमाइलेज। इसका काम जो है टाइलिन का, मुंह में जब हम चबा रहे हैं तभी जो स्टार्च है जिसे मांड कहेंगे, या कार्बोहाइड्रेट जिसे शुगर कहते हैं, इनको पचाने का काम निगलने से पहले शुरू कर देते हैं। उस पर प्रक्रिया शुरू हो जाती है टाइलिन की भी और म्यूसिन की भी। तो टाइलिन क्या करता है? जो स्टार्च है यानी मांड है उसे डेक्स्ट्रीन में और माल्टोज में बदलेगा यहीं पर, परंतु पूरा नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि भाई ये पूरे समय हम यहाँ रख ही नहीं सकते, तो इसीलिए वो कुछ एक सर्टेन परसेंटेज, लगभग लगभग अगर हम ढंग से पचाएं हर बाइट को, तो लगभग 30% स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर लिया जाता है मुंह में ही, माउथ कैविटी में ही। और उसका बाद में जो शेष बचा हुआ भाग है वो क्या होगा? छोटी आंत में जाकर अपघटित हो जाएगा। लार ग्रंथियों में दूसरा जो एक और है, सलाइवरी लाइपेज नामक एंजाइम भी पाया जाता है। इसका सीक्रेशन भी वहाँ जो हमारी ग्लैंड्स हैं माउथ कैविटी में उनसे होता है। इसका जो सलाइवरी लाइपेज है, इसका काम है वसा पे काम करना शुरू करता है। ये वसा का पाचन शुरू करता है, फैट का पाचन शुरू करता है। तो इसका मतलब दो कंपोनेंट ऐसे हैं, दो एलिमेंट्स ऐसे हैं खाने के, कार्बोहाइड्रेट और फैट, जिनका पाचन हमारी मुख गुहा में शुरू हो जाता है। केवल प्रोटीन का नहीं होता। तो ये भी इस तरह का यदि प्रश्न आता है तो आपको यू हैव टू रिमेंबर कि कार्बोहाइड्रेट और फैट स्टार्ट टू डाइजेस्ट फ्रॉम माउथ कैविटी। अब छोटी आंत में एग्नासेई लाइपेज, पेनक्रेटिक लाइपेज, यानी यहाँ पे कौन सा काम था? सलाइवरी लाइपेज जो फैट पे काम कर रहा है। और फिर पेनक्रेटिक लाइपेज क्या होगा? छोटी आंत के कौन से हिस्से में? डेडनम में। बाकी सारी की सारी वसा वहां पाचित की जाती है और किस में बदल ली जाती है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरीन में परिवर्तित कर ली जाती है और उसको फिर हमारी आंत एब्सॉर्ब कर लेती है। इसके अतिरिक्त क्योंकि बताया था कि कुछ आयन और कुछ लवण उपस्थित होते हैं, जैसे कार्बोनेट होता है, फास्फेट होता है। ये क्या करेंगे? जो भोजन की अम्लीयता या क्षारीयता, क्योंकि पहले हमने बात की अगर अम्लीय है तो उसको क्षारीयता में उसकी अम्लीयता कम लाएंगे, अगर अधिक क्षारीयता है तो उसको अम्लीयता पे लाने का प्रयास करेंगे। परंतु एक सीमा तक ही होता है। अगर हमारी ईटिंग हैबिट्स बुरी हैं तो फिर ये इफेक्टिव नहीं होगा और हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। यहाँ से क्या होगा कि इस पूरी प्रक्रिया में भोजन लुगदी के रूप में बनेगा और ग्रसनी से ग्रास नली में पहुंचाया जाएगा। ग्रास नली में क्या होती है? कर्म कुंचन गतियां, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, यानी कि वेव लाइक जो वो होती हैं गति, जिसके कारण वो धीरे धीरे आगे खिसकता रहता है और कहाँ पहुंच जाता है? अमाशय में। जैसा कि मैंने याद करने के तरीके से बताया था, जब अमाशय का जिक्र आया तो आपके ब्रेन में ये क्लिक होना चाहिए कि अमाशय की लोकेशन कहाँ है, अमाशय में कौन से वाल पाए जाते हैं, अमाशय की मसल्स कौन कौन सी पाई गई, तीनों भित्तियों में जो बीच वाली है उसका नाम क्या है। ये रिकॉल करोगे 2 बार 4 बार तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। जैसे ही आपके सामने ऑब्जेक्टिव पर्सन आएंगे आपको वो पर्सन को चूज करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये याद करना है तो वहां से कहाँ चला गया? अमाशय में। नोट करने लायक चीज क्या है कि ग्रसनी और ग्रास नली, इन दोनों में कोई भी पाचक उत्पन्न नहीं होता। क्या होता है कि इसकी जो वाल है, भीतरी दीवार है, वो क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है। उसमें म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं और वो क्या सीक्रेट करती हैं? श्लेष्मा। श्लेष का मतलब म्यूकस, जिससे कि भोजन चिकना बना रहे अंदर की सतह और उसको आगे की ओर खिसकाने में
आसानी हो। तो वो आगे खिसक के फिर कहाँ जाता है, ग्रास नली से ये एक थैली न्यूम रचना अमाशय स्टोमक में पहुंच जाता है। तो स्टोमक में पहुंचने के बाद क्या है, सबसे चौड़ा भाग है, हमने बात किया था 3 हिस्सों में बटा होता है। जो हृदय के ऊपर है उसे कार्डियक कहते हैं, फिर मेन बॉडी और फंडिक रीजन, 3 रीजन में बटा होता है। ऊपर की ओर कौन सा स्फिंक्टर पाया जाता है और नीचे की ओर कौन सा, ये आपको याद रखना चाहिए, कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो वो बंद रहते हैं और लगभग लगभग 40 से कुछ घंटे, ये भोजन की क्वालिटी पर निर्भर करेगा कि आपने क्या ग्रहण किया था। भोजन वहां रहता है और उसका पाचन इसमें स्टोमक में चलता है। तो जो स्टोमक की दीवारें हैं वो क्या है, कर्माकुंचन तरंगे रहती हैं, जिसको पेरिस्टालिसिस वेव, उसका क्या काम होता है कि उसको उलटता पलटता रहता है जिससे भोजन मथा जाएगा। और मथ के क्या होता है, क्योंकि स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है और गैस्ट्रिक जूस में कई एंजाइम पाए जाते हैं, तो वो जब तक अच्छी तरह से नहीं मिलेगा तो वो एंजाइम काम कैसे करेंगे। तो वो कर्माकुंचन गतियों के माध्यम से क्या कर रहा है, भोजन को ठीक से मथ रहा और साथ में उसमें गैस्ट्रिक जूस की क्रिया को संभव बनाता है। तो इसका परिणाम क्या होगा, जो पेरास्टेलिक जो वेव है हमारी, उससे क्या होगा कि ये गाढ़ी लसलसी गुदगुदी बिल्कुल लुगदी के टाइप बन जाएगा। वहां से तो हमने बनाई था मुंह में पचा था, लेकिन यहाँ और बिल्कुल लसलसा बन जाएगा, इसे कहेंगे काई। और ये प्रक्रिया भी क्या है, एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा नियंत्रित रहती है, हमारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इसके कारण क्या है कि जो अमाशय में पाचन हेतु जठर रस यानी कि जठर ग्रंथियां हुई, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, उनसे गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है। और गैस्ट्रिक जूस में बहुत सारे हार्मोन होते हैं जिनके नाम इसमें दिए गए पैराग्राफ में बता रहा हूं मैं। तो सबसे पहले देखेंगे जो जठर रस है वो रंगहीन है, उसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस है, यानी कि वाटर लाइक कलर होता है। उच्च अम्लीय है, जैसे हमने बात की पीएच वैल्यू इसकी 1.5 टू 3.5 होती है, अर्थात यदि किसी भी एंजाइम की किसी भी द्रव्य की पीएच वैल्यू बिलो 7 है तो वो एसिडिक होता है। तो देखो इसकी तो 7 से बहुत नीचे है, तो उच्च अम्लीय होता है। इसकी जो कंटेंट है 96% वाटर, जो रेस्ट ऑफ थिंग है उसमें म्यूकस और अल्प मात्रा में लगभग 0.5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। HCl होता है गैस्ट्रिक जूस का कंपोनेंट एक, और बहुत महत्वपूर्ण है। HCl बहुत सी चीजों को संभावना आता है, पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन, म्यूसिन म्यूकस वाला ही है, जठर लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज जिसका हमने ऊपर किया, नामक एंजाइम पाए जाते हैं। ध्यान रखने योग्य है कि पेप्सिन सीधा नहीं होता स्टोमक में, रेनिन सीधा नहीं होता, एक निष्क्रिय एंजाइम होते हैं जैसे पेप्सिनोजन, उससे पेप्सिन बनता है, प्रोरेनिन होता है उससे रेनिन बनता है, तब जाकर ये प्रोटीन पे काम करते हैं, और बनाने का काम कौन करता है, ये HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बहुत महत्वपूर्ण है और किसका कंपोनेंट है, गैस्ट्रिक जूस का। और गैस्ट्रिक जूस किसके द्वारा स्रावित किया जा रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा। और गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई कहाँ जा रही है, स्टोमक में। ठीक है, तो अमाशय में भोजन के रूप में भोज्य पदार्थों पर ये निम्नलिखित क्रियाएं करते हैं, कौन कौन से ये वाले एंजाइम, इनको हम देखते हैं कौन कौन से एंजाइम क्या क्रिया करते हैं। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl है, उसका सबसे पहला काम है कि वो सीक्रेट कैसे हो रहा है, अमाशय की पैराइटल कोशिकाओं, पैराइटल सेल से, जिन्हें ऑक्स्टिंक सेल भी कहते हैं, याद रखना है। यानी कि HCl कहां से स्रावित होता है, किन कोशिकाओं से निकल रहा है, पैराइटल कोशिकाओं से निकल रहा है। और इसका काम क्या है, भोजन के क्षारीय प्रभाव को कम करना। क्यों, क्योंकि इसकी नेचर एसिडिक है, उनको जो एल्कलाई है, बेस है, उसको समाप्त करेगा, अम्लीय बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि जो टायलिन की क्रिया है वह अम्लीय प्रभाव में समाप्त होगी। क्षारीय प्रभाव में टायलिन अपना काम करता रहता है, तो टायलिन की प्रक्रिया यहां समाप्त हो जाती है। क्यों, क्योंकि HCl उसको एसिडिक बना देता है। अब जठर रस में दूसरे एंजाइम होते हैं, कुछ निष्क्रिय एंजाइम, जैसा मैंने पहले बताया, एक एंजाइम होता है पेप्सिनोजन, उसे किस में बदल देगा, ये पेप्सिन में। दूसरा एंजाइम होता है निष्क्रिय, यानी कि पैसिव, एक्टिव नहीं होता, वो सीधा काम नहीं कर सकता, उसका परिवर्तित रूप एक्टिव होता है, वो प्रोटीन पे काम करता है। तो दूसरा एंजाइम कौन है, प्रोरेनिन, ये भी क्या है, निष्क्रिय है, इसको कहीं में बदलेगा रेनिन में। इन दोनों को HCl पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनवाकर और प्रोरेनिन से रेनिन बदलवाकर प्रोटीन
के पाचन में मदद करता है। प्रोटीन का पाचन कौन कौन करते हैं? पेप्सिन और रेनिन। और इस यस, हाँ कोई पर्सन और इसका तीसरा मुख्य काम है भोजन में जो भी कीटाणु आए उनको मारना, हानिकारक, यानी कि तेजाब लाइक स्ट्रक्चर होती है जब एसिडिक है तो जो केमिकल वो आए कीटाणु उनको किल करना भी इसका काम है। तो एक हार्मोन यानी कि एक कंपोनेंट गैस्ट्रिक जूस का, उसका ये काम है। अब दूसरा कौन सा है? पेप्सिन। ये काम क्या है? पेप्सिन प्रोटीन के पाचन का काम करता है। और क्या होता है? जठर ग्रंथि द्वारा पेप्सिनोजन के रूप में स्रावित किया जाता है, न कि पेप्सिन के रूप में। गैस्ट्रिक ग्लैंड इसको किसके रूप में स्रावित कर रही? पेप्सिनोजन, जिसकी हमने पूर्व में बात की। और HCl के जैसे संपर्क में आएगा। HCl किससे स्रावित हो रहा है? ऑक्सीटिंग सेल से। तो उनके प्रभाव में आने पे क्या बदलेगा? पेप्सिन में बदलेगा। और फिर क्या करता है? प्रोटीन को, जो भी प्रोटीन है उनको प्रोटीओजेज और पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। और प्रोटीओजेज को और पेप्टोन्स के रूप को हमारी आंतें ग्रहण कर सकती हैं। तो आपने देखा भी कि पेप्सिनोजन क्या है? निष्क्रिय एंजाइम है। जैसे ही HCl की इस पे क्रिया होती है पेप्सिन में बदल जाता है। और पेप्सिन जब प्रोटीन के संपर्क में आता है, प्रोटीन पे काम करता है। इसका लेवल, पीएच लेवल क्या है? 1.5 टू 2.00। और जल की उपस्थिति में पेप्सिन प्रोटीन पे काम करता है तो क्या बनता है? प्रोटीजियोज और पेप्टोन में परिवर्तन हो जाता है प्रोटीन का। तो ये पेप्सिन का काम हुआ। HCl का ऊपर आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद में रेनिन। ये भी क्या है? यह भी HCl के द्वारा जठर रस में उपस्थित निष्क्रिय एंजाइम कौन सा है? प्रोरेनिन। इसमें से परिवर्तित किया जाता है। और प्रोरेनिन की सीक्रेशन जब हमने बताया कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से हो रही है। ये काम क्या करता है रेनिन? ये वो वाला सामान्य प्रोटीन पे काम कर रहा है, यानी कि हमने एग से उससे लिया। अगर दूध के रूप में प्रोटीन लिया, दूध का रूप कौन है? दूध है, हमारा पनीर है, खोया है, दही है, उस वालों पे कौन सा काम करता है? रेनिन। तो उन पे काम करता है। और दूध के प्रोटीन को क्या कहते हैं हम? कैसीन। ये भी याद रखने लायक है कि कैसीन किसका रूप है? दूध प्रोटीन का रूप है। तो ये क्या करेगा? रेनिन दूध में घुलनशील प्रोटीन यानी कैसीन को ठोस और घुलनशील कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। और कैल्शियम पैराकैसिनेट क्या है? दही। अर्थात जो हम दूध ग्रहण करते हैं पहले रेनिन उसको दही में बदलता है। इसीलिए गांव के लोग पढ़े लिखे तो नहीं, वो ये नहीं जानते कि भाई ये दूध दही में बदला, परंतु उन्हें ये पता है प्राचीन समय से ही कि दही डाइजेस्टिव भी होती है और अच्छी है। इसीलिए क्योंकि फिर ये क्या है? रेनिन की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं, क्योंकि पहले दूध को रेनिन ने क्या किया? कैल्शियम पेरिकैसिनेट में बदला तो टाइम लगा। उसके बाद दही बदली, फिर दही का डाइजेशन हुआ। और सीधे ही दही ले तो हमारी प्रक्रिया क्या होगी? वो सीधा सीधा पेरोटिजियोज और पेप्टोन पॉलीपेप्टाइड में मिल जाएगा। तो रेनिन ने क्या किया? दूध के कैसीन को कैल्शियम पेरिकैसिनेट में चेंज किया, जिस पर फिर क्या हुआ? प्रोटीन पर पेप्सिन की क्रिया पूर्ण हो सके। फिर पेप्सिन यानी कि जो वहां प्रोटीन को पचा रहा, इससे पहले वाला आपने देखा, उसको पचा रहा तो उसकी क्रिया पूर्ण होती है। तो प्रोरेनिन क्या है? निष्क्रिय एंजाइम। किसकी प्रक्रिया में आया? HCl की। ये भी गैस्ट्रिक जूस ही है और इसने रेनिन में बदल दिया इसको, ये सक्रिय एंजाइम हो गया। तो रेनिन ने क्या किया? जो दूध वाला प्रोटीन है कैसीन, चाहे वो पनीर के रूप में लिया और लिक्विड के रूप में, उसे क्या किया? पैराकैसीन में बदला। और पैराकैसीन जब कैल्शियम आयन के संपर्क में आता है तो वो बदल जाता है कैल्शियम पैराकैसिनेट यानी कि दही। अब वो कैल्शियम पैराकैसिनेट पर पेप्सिन की क्रिया होती है। कैल्शियम पैराकैसिनेट पर पेप्सिन ने क्रिया की, तब जाकर के ये प्रोटीजोज, पेप्टोज और पॉलीपेप्टाइड में बदला, यानी कि प्रोटीन के ये वो तत्व में बदल गया कि जिसे हमारी आंत ग्रहण कर सकती है। प्रोटीजोज, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स। यहां तक समझ में आ गया होगा। एक और रहता है लास्ट इसका, जठर लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, जैसे कि बात की थी पहले ही कि भाई सलाइवा लाइपेज वहां काम करता है शुरू।
तो ये क्या है, ये बहुत सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है, परंतु महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण किसके, वसा के दृष्टिकोण से। वे कौन से पे काम कर रहे हैं, रेनिनोपेप्सिन प्रोटीन पर। तो यहाँ पर टाइलिन और लाइपेज किस पे काम कर रहे थे, कार्बोहाइड्रेट पे मुंह से शुरू हो गए थे। अब वसा पे किसने काम करना शुरू किया, गैस्ट्रिक लाइपेज ने। ये क्या है, भोजन में उपस्थित वसा एवं दुग्ध वसा यानी दूध वाली घी, तेल के वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में विघटित कर देता है। और फैटी एसिड क्या है, हमारे डाइजेस्टिव फॉर्म है, उसको हम स्टोर भी हो लेता है हमारे फैटी टिश्यू में। इसके अतिरिक्त क्या करेगा, जठर म्यूसिन, गैस्ट्रिक म्यूसिन जठर रस के अम्लीय प्रभाव को कम करता है। जठर रस तो हाईली एसिडिक है, अब जो जठर म्यूसिन है, गैस्ट्रिक म्यूसिन, उसकी अम्लीयता को कम करेगा। और इसके साथ में क्या रहेगा, आहार नाल की दीवारों को एंजाइम की क्रियाओं से सुरक्षित रखेगा, उसकी एसिडिक नेचर को कम करके। वरना वो इतना एसिडिक है कि आहार नाल की दीवारें जल सकती हैं। तो जठर म्यूसिन क्या काम करता है, उसकी एसिडिक नेचर को कम करता है, डाउन करता है, जिससे आहार नाल की दीवारें एंजाइम की क्रियाओं से सुरक्षित रहती है। मंथन और पाचन, स्टोमक तक क्या चल रहा है, मंथन भी चल रहा है, और पाचन भी, मुंह में भी मंथन चला था, पाचन। इन क्रियाओं के दौरान आमाशय के दोनों द्वार, कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर, बंद रहते हैं हमेशा, जैसा पहले बताया। और भोजन क्या करता है, आमाशय की कर्माकुंचन गतियां, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण क्या करेगा, धीरे धीरे काइम के रूप में बदलाव कार्डियक से पाइलोरिक स्फिंक्टर की ओर चलता है, यानी ऊपर वाले भाग से, जो कार्डियक भाग है, उससे फंडिक भाग की ओर चलेगा। और उससे क्या परिणाम होता है, पायरोलिक जो स्फिंक्टर है, जो छिद्र है, जो वाल्व है, वो क्या होता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद में खुलता है। उसके खुलने का असर क्या रहेगा कि हल्का काइम, फिर आगे डेडुनम में, यानी कि छोटी जो आंत है उसके ग्रहणी वाले भाग में पहुंच जाता है। थोड़ा थोड़ा जाता रहता है, जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है। और उसके बाद में जो सारा भोजन है धीरे धीरे क्या करेंगे, छोटी आंत में चला जाता है, और ये क्रिया इनकी चलती रहती है। तो अब भोजन का पाचन छोटी आंत में क्या क्या क्रियाएं होंगी, वो कब तक पढ़ी, अभी तक हमने स्टोमक में। अब छोटी आंत में कैसे होता है, तो छोटी आंत क्या है, कहने को छोटी है लेकिन सबसे बड़ी है। और कितने हिस्सों में बटा होती है, 3 हिस्सों में। आपको मैं ना एनाटॉमी में बताया था, तो ये रिकॉल होनी चाहिए हमेशा बातें, जब आप उसको पढ़ रहे या लिख रहे होते हो तो लंबे समय तक याद रहेंगी। क्योंकि हर समय आप इसी को नहीं पढ़ सकते, दूसरे टॉपिक को पढ़ना, तो टॉपिक को ऐसे पढ़ो कि वो याद रहे। ये क्या हुआ, अमाशय से कहाँ आया, छोटी आंत में। छोटी आंत के किस भाग में, डेडुनम में, यानी कि सबसे ऊपर वाला। और यहाँ क्या होगा, भोजन पर विभिन्न हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन तो हैं ही। आपने देखा होगा पित्रस, बाइल जूस, बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, गाल ब्लेडर में। बनता कहाँ है, लीवर में, और लीवर की हेपेटिक जो सेल्स होती हैं, पोर्शन होती है, उसमें बनता है। और अग्नाशयी रस, पेनक्रियाटिक जूस, ये कहाँ से आता है, पेनक्रियाज से, ये भी डेडुनम में आएगा। तो देखो 3 हार्मोन, खुद आंत का हार्मोन, पित्रस और पेनक्रियाटिक जूस की सारी क्रियाएं कहाँ होंगी, छोटी आंत में होंगी। तो ग्रहणी में ही पित्ताशय यानी गाल ब्लेडर और अग्नाशय यानी पेनक्रियाज ग्रंथियों की वाहिकाएं पित्रस और अग्नाशय रस पहुंचाती हैं। इस प्रकार ग्रहणी में कितने रस हो गए हैं, 3 रस हो गए, 3 एंजाइम्स हो गए, 3 जूस हो गए, जिनको जूस कह लें या स्राव कह लें। सबसे अच्छा उसके लिए शब्द होता है स्राव, यानी सीक्रेशन। और वो एंजाइम भी हो सकता है, वो हार्मोन भी हो सकता है। तो यहाँ पे 3 कौन कौन से हैं, पित्रस, बाइल जूस, जिसका निर्माण लीवर में होता है, स्टोर गाल ब्लेडर में होता है, और वो काम कहाँ के करता है, छोटी आंत के डेडुनम भाग में। दूसरा कौन सा जूस आता है, पेनक्रियाटिक जूस, अग्नाशय रस, ये पेनक्रियाज से आ रहा है। और तीसरा क्या है, आंतरस, इंटेस्टाइनल जूस, यानी कि आंत की आंतरिक ग्रंथियों से। ये कहाँ से है, एक्सटर्नल ग्लैंड से है, और ये इंटरनल ग्लैंड से हो रहा है। अब ये तीनों स्राव क्या क्या काम करते हैं भोजन पे, इसे देखेंगे। सबसे पहले करते हैं पित्रस, तो बाइल जूस। ये क्या है, यकृत द्वारा स्रावित और पित्ताशय द्वारा संग्रहित है, और इसका रंग कैसा होता है, हल्के पीले रंग का। गैस्ट्रिक जूस का कैसा बताया था रंग, रंगहीन। इसका रंग कैसा है, हल्का पीला। और इसका मान क्या है, पीएच वैल्यू 7.6 टू 7.7, हल्का सा ये अल्कलाई है, हल्का सा ये क्षारीय है। और
इसका काम क्या है, ये वसाओं पे काम करता है, फैट पे। जो लिपिड मॉलिक्यूल है उनको पचाएगा और लाइपेज एंजाइम को क्रियाशील करना, क्योंकि लाइपेज ही तो फैट पे काम करता है, गैस्ट्रिक लाइपेज, उसको ये सक्रिय करता है। इसमें बिलरुबिन और बिलवर्डिन नामक बाइल साल्ट, दो प्रकार के साल्ट पाए जाते हैं इसमें। कौन कौन से? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। सर आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ अभी आएगी, आ रही है अब? आ रही। रही जी है? जी आ रही है, रुक रुक के आ रही है सर। तो यार, कब आ रही है? बहुत रुक रुक के। अब ये देखो, कोई से ने कहीं वो तो नहीं, माइक म्यूट रखो सभी लोग। अब आ रही है? ये शुरू से है या अभी कम हुई? हेलो? सर ये ठीक आ रही सर थी सर। ये अभी अब अभी अभी प्रॉब्लम हुई है सर कुछ समय पहले। ये भी वार्निंग दे रहा है 10 मिनट की, कोई बात नहीं, 10 मिनट में हम इसको पूरा कर लेंगे। अब देखो। हेलो सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार, ये माइक म्यूट रखो सभी लोग। सर ये अमित आवाज अभी आए थे, आवाज नहीं मिल रही थी, अभी जाकर काम हो शुरू हुआ है सर। अब हुई ठीक? अब ठीक है, जारी रखूं? मैं देखें कौन से पार्टिसिपेट ने म्यूट करो, देखो पूनम सांगवान म्यूट करो, रिले म्यूट रखो। जब इतने ज्यादा म्यूट रखोगे अनम्यूट, तो फिर आवाज में दिक्कत होगी। हर किसी को म्यूट रखना है। ठीक है, अब चालू करूं? तो ये क्या कर रहा है, दो साल्ट हैं, और नामक साल्ट कैलेस्ट्रॉल, कैलेस्ट्रॉल जिसके बारे में गुड कैलेस्ट्रॉल और बैड कैलेस्ट्रॉल वाली बात करते हैं। तो ऐसा नहीं कि कैलेस्ट्रॉल बुरा नहीं है, कैलेस्ट्रॉल होना चाहिए। फास्फोलिपिड नामक तत्व पाए जाते हैं किसमें? बाइल जूस में। बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ये दोनों साल्ट के तरह के हैं। कैलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड नामक तत्व पाए जाते हैं। अब ये क्या करेंगे, पित्तरस की सहायता से लाइपेज एंजाइम, जो लाइपेज है गैस्ट्रिक लाइपेज, वे क्या करेंगे, वसा कणु यानी लिपिड मॉलिक्यूल को डाइग्लिसराइडस और मोनोग्लिसराइडस में बदल देते हैं। फैट को ईजी फैट में बदल लेते हैं। डाइजेस्टिव फॉर्म कौन कौन सी है उसकी? ग्लिसराइडस और मोनोग्लिसराइडस में अपघटित कर देते हैं। ये किसका काम है? बाइल जूस में उपस्थित जो एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम। अब क्या करें, पित्रस में भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, क्षारीय 7.6 है। तो वो क्या करेगा, उसकी अम्लीयता को कम करेगा, उसका क्षारीय बनाएगा। क्षारीय क्यों बनाता है? जिससे अग्नाशय रक्त, पैनक्रियाटिक जूस जो पैनक्रियाज से आता है, ताकि वो अपनी क्रिया कर सके। पितरस की उपस्थिति में ही आंत की भित्ति ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों का अवशोषण करती है। ग्लिसरॉल यानी कि ग्लिसराइडस और मोनोग्लिसराइडस का, और जो फैटी एसिड है, टिश्यू है, उनका अवशोषण करेंगी, एब्सॉर्प्शन करेंगी। इसके साथ साथ में, क्योंकि ये वसा पे काम करता है, और वसा में विटामिन कौन कौन से हैं? ए डी ई के 4 हैं। 2 विटामिन कौन से? वाटर सोलुबल। और 4 कौन से हैं? फैट सोलुबल। तो उनके अवशोषण में भी ये मदद करता है। और विटामिन के बारे में जैसे पूर्व में मैं पहले बताया था कि विटामिन क्या है, ग्लूकोज क्या है, उनको हमारा शरीर सीधा ग्रहण कर सकता है। तो यानी कि इनके इसको वो अवशोषण को मदद देते हैं। क्यों? क्योंकि ये फैट सोलुबल विटामिन है। दूसरा जूस हमारा कौन सा होता है? पेनक्राटिक जूस, अग्नाशय रस। ये भी कहाँ है? ग्रहणी यानी कि डेडोनम में ही भोजन पर काम करना शुरू करता है। ये कैसा है पेनक्रेटिक जूस? जल के समान पतला, रंगहीन और अत्यंत क्षारीय। इसकी वैल्यू क्या है? पीएच वैल्यू 7.5 टू 8.3 है। इन जूस की पीएच वैल्यू, अपनी बॉडी की पीएच वैल्यू, ब्लड की पीएच वैल्यू आपके याद रहनी चाहिए, एग्जाम में आने की संभावनाएं होती हैं, पूछ लिया जाता है। तो ये भी क्षारीय है। उधर बाइल भी क्या करता है, उसकी अम्लता को नष्ट करता है, खुद खुद ये क्षारीय है, ताकि इसकी क्रिया भोजन पर संपन्न हो सके। और बाकी 96% क्या है? जल, और शेष है लवण एवं निष्क्रिय एंजाइम। तो इसमें कई एंजाइम पाए जाते हैं निष्क्रिय, यानी कि वे सीधे सीधे काम नहीं करते भोजन पे, वे किसी तत्व के आधार पर फिर एक्टिव एंजाइम में बदलेंगे और तब भोजन पे काम करेंगे। तो कौन कौन से हैं इसमें पाए जाने वाले सभी निष्क्रिय एंजाइम? आवात श्लेष्मिक स्राव, इंटेस्टाइनल म्यूकस, मुकोसॉल सेक्रेशन द्वारा सक्रिय होकर भोजन की पाचन क्रिया में सहयोग देंगे, संपादित करेंगे, उसको पूरा करेंगे।
और क्यों? क्योंकि इसमें कई एंजाइम होते हैं, इसीलिए इसको पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। पैनक्रियाटिक जूस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे निष्क्रिय एंजाइम होते हैं जो सक्रिय किससे होंगे? आत्म श्लेष्मिक स्राव, इंटेस्टाइनल मुकोसाल सीक्रेशन के द्वारा। अब वो कौन कौन से हैं उनका नीचे वर्णन है, नीचे बात करते हैं। सबसे पहला है ट्रिप्सिन महत्वपूर्ण। ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ है? अग्नाशय रस में उपस्थित निष्क्रिय एंजाइम ट्रिप्सोनोजन से होता है। किससे? अग्नाशय रस में, पैनक्रियाटिक जूस में जो निष्क्रिय एंजाइम है ट्रिप्सोनोजन, उससे किसका निर्माण होता है? ट्रिप्सिन का। और किसके माध्यम से? एंट्रोपेप्टाइड्स द्वारा किया जाता है। इसको याद कैसे करना? ट्रिप्सोनोजन एंजाइम कन्वर्टेड बाय एंट्रोपेप्टाइड इनटू ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन फिर काम क्या करता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा पेप्टोनस में अपघटित करता है। तो अभी तक बात हुई कार्बोहाइड्रेट पे कौन काम कर रहा था, फैट पे कौन काम कर रहा था। तो यहाँ है वो किस पे काम कर रहा है? उसका निष्क्रिय रूप था ट्रिप्सोनोजन। एंट्रोपेप्टाइड ने उसको ट्रिप्सिन में चेंज किया और ट्रिप्सिन ने प्रोटीन को कहीं में तोड़ा, कहीं में अपघटित किया, पॉलीपेप्टाइड्स और पेप्टोनस में अपघटित किया। दूसरा है काइमोट्रिप्सिन। पैनक्रियाटिक जूस में ये एंजाइम पाया जाता है। ये क्या करेगा? जठर रस में उपस्थित निष्क्रिय एंजाइम काइमोट्रिप्सोनोजन से बनता है। काइमोट्रिप्सिन किससे बनता है? काइमोट्रिप्सिनोजन से बनता है, जो शेष बचे प्रोटीनों को डाइपेप्टाइड में विकृत कर देता है या विघटित कर देता है। डाइपेप्टाइड में वो क्या कर रहा है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोनस में। काइमोट्रिप्सिन की में कर रहा है डाइपेप्टाइड में बचे हुए प्रोटीन को। इससे तीसरा एंजाइम इसमें पाया जाता है कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ये कार्बोक्सीपेप्टिडेज क्या है? यह एंजाइम भी प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित कर देता है। अमीनो एसिड क्या है? बिल्कुल लास्ट की एब्सॉर्प्शन फॉर्म है, जिससे एनर्जी भी ले सकते हैं और मसल्स भी बनते हैं। इसलिए आपने देखा है जो बॉडी बिल्डिंग के फूड सप्लीमेंट है उन पे लिखा था ना अमीनो चेन, बीसीसी चेन, यानी कि प्रोटीन की मात्रा है, ये वो रूप है। तो क्या करेगा? पॉलीपेप्टाइड्स हैं जो यहाँ पे प्रोटीन, ट्रिप्सिन ने क्या करता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ा था, तो ये क्या करता है? कार्बोक्सी पेप्टिडेज क्या कर रहा है? पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में विघटित कर देता है। तो यहाँ पर इस तरह से तीन एंजाइम ने काम किया। चौथे वाला एंजाइम कौन सा है इसका? अग्नाशयी एमाइलेज, पैनक्राइटिक एमाइलेज। ये क्या करेगा? लार रस में एमाइलेज यानी टाइलिन, वहां शुरू हुआ था ना माउथ कैविटी में, उसमें लगभग 30% का डाइजेशन शुरू हुआ था। उससे बचे हुए स्टार्च को यानी कार्बोहाइड्रेट तथा ग्लाइकोजन को माल्टोज, आइसोमाल्टोज तथा कुछ मात्रा में डेक्स्ट्रीन में अपघटित कर देता है। जो शेष बची कार्बोहाइड्रेट की स्थितियां हैं उनको क्या करेगा? ग्लाइकोजन यानी किसका रूप है? कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ रहा है? माल्टोज, आइसोमाल्टोज तथा कुछ मात्रा में डेक्स्ट्रीन में अपघटित कर देगा। और इसमें पांचवा एंजाइम कौन सा पाया जा रहा है? लाइपेज। इसे क्या कहते हैं? स्टेप्सिन भी कहते हैं। यह क्या करेगा? वसा, फैट को पचाने का कार्य करता है तथा वसा को डाइग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड्स में बदल देता है तथा पित्त रस की मदद से इन्हें वसीय अम्ल, फैटी एसिड व ग्लिसरॉल के रूप में परिवर्तित कर देता है। किस रस से? पैनक्रियाटिक जूस का ये लाइपेज किसकी मदद लेता है? यहाँ पे बाइल जूस की। और किस में बदल रहा है उनको? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। इसमें एक और एंजाइम पाया जाता है जिसे कहते हैं न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। ये क्या करेगा? यह न्यूक्लिक अम्लों को न्यूक्लियोटाइडस, न्यूक्लियोसाइडस, सक्रा और क्षारों में अपघटित कर देता है। तो ये क्या हुई? छोटी आत्मा। इसीलिए पैनक्रियाटिक जूस को पूर्ण जूस यानी कि संपूर्ण पाचक रस कहा जाता है। किस कारण? क्योंकि उसमें इतने ज्यादा एंजाइम होते हैं और वो लगभग लगभग फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तीनों के पाचन पे काम करता है। आंत रस, क्योंकि बात की थी, वो तो दोनों क्या है? बाइल क्या है? गाल ब्लेडर में स्टोर था, लीवर में बना। पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से आया? पैनक्रियाज से आया। लेकिन इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी होती है, उससे इंटेस्टाइनल जूस होता है। और उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो
डाइजेस्टिव एंजाइम को स्रावित करती हैं और अपना काम करती है, तो गाबेल्ट सेल पाई जाएंगी और ब्रुस बॉर्डर कोशिकाएं पाई जाएंगी। इनसे जो स्रावित हार्मोन्स होते हैं उन्हें कहते हैं आंत्र स्राव। और उनमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाएंगे? सबसे पहले एक तो पाया जाता है माल्टेज। तो माल्टेज क्या है? यह माल्टोज को ग्लूकोज में अपघटित कर देता है। माल्टोज क्या है? फ्रूट्स में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट का रूप। तो ये क्या करेगा? माल्टोज को ग्लूकोज में अपघटित कर देगा। और दूसरा क्या है? सुक्रेज और लैक्टेज। ये एंजाइम भी किस में पाए जा रहे हैं? इंटेस्टाइनल जूस में। ये एंजाइम क्या करेंगे? सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में तथा लैक्टोज को ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में अपघटित कर देते हैं। इस प्रकार भोज्य पदार्थों के रूप में ग्रहण किए गए कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में